स्वागत है आप सभी का जैक बोर्ड एकेडमी के YouTube चैनल पर, जहां आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल सेट का पार्ट 2। मॉडल सेट के पार्ट 2 में हम लोग आज देखेंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन बी में हमारे पास जो है वो 1 मार्क्स वाले सवाल है और सेक्शन सी में हमारे पास है 2 मार्क्स वाले सवाल। तो हम लोग दोनों सेक्शन को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और जो हमारा लास्ट सेक्शन बचेगा, जो हमारा 5 मार्क्स वाला पोर्शन है, उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग जो है मॉडल सेट का पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट का पार्ट 2, जिसमें हम लोग कवर करेंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो ध्यान दीजिएगा, क्या बोलता है सेक्शन बी में हमारे पास टोटल जो है वो 6 सवाल होंगे। अच्छा, ये 2 मार्क्स वाला है। हमारे पास टोटल जो होंगे वो हमारे पास 6 सवाल होंगे और पर सवाल के लिए हमको कितना मार्क्स मिलेगा? 2 मार्क्स मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, सेक्शन बी में हमारा टोटल जो है वो 26 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। तो 26 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। जब हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ते हैं तो वहां पर हमने आपको नोट पॉइंट करवा के बहुत ही अच्छे तरीके से लिखाया है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारा क्या होता है? जीरो। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? जीरो। तो ये हमारा क्या चला जाएगा? जीरो। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट सवाल जो है, वैसे ये 2 मार्क्स वाला सवाल है, लेकिन जितने भी सवाल है वो 1 मार्क्स के जैसे ही हैं। यहाँ पर ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। जैक बोर्ड ने ऐसा सवाल बनाया है कि जो 1 मार्क्स में पूछा जाता था उसी को 2 मार्क्स में कर दिया है, तो आपको कम लिखना है और ज्यादा मार्क्स मिलेगा। देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वोल्ट। तो हम लोगों को जो है वो 1 वोल्ट डिफाइन करना है। तो हमने क्या बोला, वी नो दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन में चार्ज। अब ध्यान दीजिएगा कि जब हमारा वर्क का जो वैल्यू है वो 1 जूल होगा और चार्ज का जो वैल्यू है वो 1 कूलम होगा। वोल्ट यूनिट पोटेंशियल का होता है और वर्क के लिए जूल लिखेंगे, चार्ज के लिए कूलम लिखेंगे, और इसी जूल पर कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट। जूल पर कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हमारा वर्क डन का वैल्यू 1 जूल होता है और चार्ज का वैल्यू 1 कूलम होता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग 1 वोल्ट। क्या बोल रहा है कि व्हेन 1 कूलम चार्ज रिक्वायर्ड, जरूरी है 1 जूल एनर्जी जरूरी पड़ता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट। 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए 1 जूल एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो इसी को बोलते हैं 1 वोल्ट। सिंपल सा डेफिनेशन है। आगे क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि स्टेट किरचॉफ जंक्शन रूल। हमने आपको ट्रिक बताया था लास्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे, उस समय करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब हम लोग 16 दिन 16 में रातन कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहां पर हमने किरचॉफ रूल से रिलेटेड एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था? ज्योति, अच्छा ये हमारे पास ट्रिक जो था वो क्या था? ज्योति का पहला प्यार क्यू था। ज्योति का पहला प्यार क्या था? क्यू। और हमने कहा था कि ज्योति का मतलब यहाँ पर है क्या है? जंक्शन रूल। तो ज्योति से हम लोग बोलते थे कि ये जो हमारा है वो है जंक्शन रूल। फर्स्ट का मतलब क्या है? पहला लॉ, फर्स्ट लॉ। प्यार का मतलब क्या होता था? पॉइंट लॉ या फिर पॉइंट रूल। और क्यूट का मतलब क्या होता था? करंट। क्या होता था? करंट। तो हमने क्या आपको समझाया था कि अगर आपको फर्स्ट लॉ से बात करेगा तो आपको 4 अलग अलग नाम दे सकता है। फर्स्ट लॉ को ही जंक्शन लॉ कहते हैं, पॉइंट लॉ कहते हैं और करंट लॉ कहते हैं। तो पूछ रहा है कि किरचॉफ का जो जंक्शन लॉ है उसको आप स्टेट कीजिए, उसका डिफाइन कीजिए। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है कि अगर किसी भी पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शन से करंट आ रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन से अगर करंट आ रहे हैं, तो देखो I1 आया, I2 आया, I3 आया,
तो इधर कितना चला जाएगा I4, इधर कितना चला जाएगा I5 और इधर कितना चला जाएगा I6। तो इस पॉइंट पर जो नेट करंट होगा, इस पॉइंट पर जो हमारा नेट करंट होगा, नेट करंट का जो वैल्यू होगा इस पॉइंट पर, वो हमारा क्या होगा, नेट करंट जो होगा वो क्या होगा, 0। वही हमने लिखा है कि इट स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जितना भी करंट मिल रहा है सभी को जोड़ने पर जो हमको वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0। पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की। उसके बाद क्या बोल रहा है, हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। अगर सेकेंड लॉ की बात करेगा तो किरचॉफ्स का जो सेकेंड लॉ है ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। 16 दिन 16 मैराथन को आपको देख करके बताना है कि किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ को और हम लोग कौन कौन से नाम से जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है, बहुत ही आसान सवाल जैक बोर्ड ने सेट किया है। तो क्या बोलता है नेक्स्ट सवाल कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए, किस पर, पॉजिटिव चार्ज पर, पॉजिटिव चार्ज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो मान लेते हैं कि ये जो है वो v वेलोसिटी से दौड़ रहा है, v रफ्तार से दौड़ रहा है, और इसका जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, पैरेलल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग B से डिनोट करते हैं, और दोनों चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का दोनों क्या है, पैरेलल। और जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो दोनों के बीच एंगल क्या बनता है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो QVB sin थीटा, क्या यही फॉर्मूला होता है कि नहीं। अब हमको बोल दिया थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लेने के लिए, तो हम कहेंगे QVB sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, QVB sin 0 का वैल्यू 0 होगा, और ये 0 से टकराएगा तो क्या हो जाएगा, 0 में मिल जाएगा, मतलब 0 से गुणा करने पर ये 0 बन जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन की भी बात नहीं होगी। तो हमने क्या लिखा है कि वे चार्ज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज हमारा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, तब इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्या हमारा हो जाएगा, 0। मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो हमारा 0 होगा, इसीलिए यहाँ पर किसी भी तरह का डायरेक्शन नहीं होगा, नो डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का। नेक्स्ट क्या है, बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान दीजिएगा। मॉडल सीट में पूछ रहा है कि नेम 2 एलिमेंट्स व्हिच आर फेरोमैग्नेटिक एट रूम टेम्परेचर। जैसे ही यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक का सवाल आया तो हम इस बार 2026 के लिए आपको बोल देते हैं कि 2026 में 100% कंफर्म है। क्या कंफर्म है कि सवाल आएगा, या आपका जो सवाल है वो मैग्नेटिक से आ जाए, या फिर पैरामैग्नेटिक से आ जाए, या फिर आपका जो है वो फेरोमैग्नेटिक से आ जाए। तो 2026 में आपका जो है वो डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ये जो 3 टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पर्पस से 100% है कि यहाँ से सवाल आएगा। यहाँ पर पूछा है कि 2 एलिमेंट का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर पर होता है, हमारा क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है। तो उसमें आपका जाएगा आयरन और क्या जाएगा, निकेल। आयरन का जो सिंबल लिखेंगे F हम लोग कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आयरन और निकेल। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पूछा है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इस बार फिर से हम आपको कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स दो में से किसी एक पर 100% है कि सवाल आएगा आपके एग्जाम में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, वेबर। हम यहीं तक नहीं रुकेंगे, अगर पूछ देगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या यूनिट होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही होता है हमारा। दूसरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होता है वो होता है हमारा वोल्ट मीटर। ये किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है। आप लोग दोनों का यूनिट डायमेंशन भी है, देख लीजिएगा किसका किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यूनिट डायमेंशन कैसा क्वांटिटी है, इससे रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है सारा देख लीजिएगा। 100% है कि यहाँ से सवाल आएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट। एसी सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है। तो हम क्या जानते हैं कि किसी भी एसी सर्किट में अगर हमारा सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेजिस्टर, तो फॉर्मूला क्या होता था। अगर यहाँ पर हम करंट के लिए लिखेंगे तो I इज इक्वल टू होता था I नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद पोटेंशियल के लिए क्या लिखते थे, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ भी ओमेगा टी है, यहाँ भी ओमेगा टी है। ओमेगा टी को हम लोग क्या बोलते थे, फेज बोलते थे। तो यहाँ भी फेज और दोनों का जो फेज है वो सेम है, और जब फेज सेम है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री। और पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे पावर फैक्टर इज इक्वल टू होता है हमारा cos फाइव। पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, cos फाइव। और यहाँ पर फाइव जो है वो एंगल है, तो फाइव को हम लोग जो थीटा बोले हैं इसे हम लोग फाइव बोल देते हैं। तो फाइव का वैल्यू 0 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हमारा cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। तो यहाँ पर रेजिस्टिव सर्किट में जो पावर फैक्टर का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे, किसका पूछ दे, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे कैपेसिटिव सर्किट का, कैपेसिटिव सर्किट का। तो कैपेसिटिव सर्किट के लिए जो हमारे पास आएगा वो आएगा 0। हो सकता है आपके लिए पूछ दे इंडक्टिव सर्किट का, तो इंडक्टिव सर्किट के लिए जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, 0। अगर पूछ दे आपको LCR सर्किट का, तो LCR सर्किट के लिए जो आता है वो मेरा आता है cos 5। आपको जब LCR सर्किट के लिए बोलेगा तो 5 का वैल्यू लिख करके देगा, आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। लेकिन रेजिस्टिव सर्किट के लिए पूछा है तो रेजिस्टिव सर्किट के लिए जो आता है वो क्या आता है, 1। तो बोल दिया है रेजिस्टिव एसी सर्किट, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, 1 यूनिट होगा। क्या सवाल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है नेम एनी वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, सैटेलाइट के ट्रांसफॉर्मेशन में, सैटेलाइट के ट्रांसमिशन में कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है माइक्रोवेव के प्रॉपर्टीज में। कहां पर पढ़ा, माइक्रोवेव के प्रॉपर्टीज में, कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इसका यूज किया जाता है और भी डिफरेंट डिफरेंट पर्पस से किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या चला जाएगा, माइक्रोवेव। बहुत ही आसान आसान सा सवाल है, जो 1 नंबर में पूछना चाहिए था उसको 2 नंबर में दिया है। आपके एग्जाम को कह दूं तो और आसान बना दिया है। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। हम 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि पूरे हजारीबाग में इस सवाल को कोई नहीं करवाया होगा, लेकिन आप मेरा जाकर के नोट्स देखिए। ज्ञान करके एक टॉपिक होगा, प्लेन मिरर की बात किया है तो प्लेन मिरर के बाद हम ज्ञान करके एक टॉपिक लिखवाए होंगे, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ तो पूछा है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ, इमेज, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, हम सारा कहानी वहां पर बताए हैं। तो प्लेन मिरर के लिए जो हमारा मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, 1। निकालेंगे कैसे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज अपॉन में, ध्यान दीजिए प्लेन मिरर क्या होता है, जो हम लोग घर में देखते हैं और घर में जो हम लोग यूज करते हैं, उस मिरर में क्या होता है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनता है। इसका मतलब यह है कि इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है वो बराबर होता है, और अगर बराबर है तो हम लोग ऑब्जेक्ट के हाइट को लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज, और जब यहाँ से ये कट जाएगा तो क्या आएगा, 1। वही हमने लिखा है कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होता है, 1। अगर आपको पूछ दे कि फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो प्लेन मिरर का कर रहे हैं।
तो प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो होता है इनफिनिटी, वो हमारा क्या होता है, इनफिनिटी होता है। नोट्स में सारा का सारा दिया हुआ है। अगर अभी तक आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप चाहे तो हमारा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। नाम है एस्पिरेंट फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग, और ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या बोलता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमारे पास जो है वो टोटल जो है वो 9 क्वेश्चंस है, और 9 क्वेश्चन में से एग्जाम में हमको जो है वो सिर्फ 6 क्वेश्चन बनाना है। लेकिन अभी हम लोग हर सवाल का सॉल्यूशन देखेंगे। सेक्शन सी में आपको हर एक सवाल के लिए 3 मार्क्स दिया जाएगा, और टोटल 6 सवाल बनाने हैं। तो ये जो आपका है वो टोटल 18 मार्क्स का पोर्शन है, ये 18 मार्क्स का सेक्शन है। इसमें जो है वो हमारा पहला सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखिएगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, जब दो लाइट वेव टकराता है, इसी टकराने के प्रोसेस, इसी टकराने के फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लेकिन बोला है विथ रेफरेंस टू यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, YDSE, जो हमारे पूरे क्लास 12 का सबसे लंबा डेरिवेशन होता है। लेकिन हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया, और इस तरीके से पूरे हजारीबाग में कोई बताता नहीं है। तो क्या होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो हम कहेंगे कि जब दो लाइट वेव टकराता है इसी को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। तो हमने क्या लिखा है कि ये जो हमारा है वो है सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टकराना। सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू लाइट वेव इमिटेड फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स। अब यहाँ पर देखिएगा एक नया टॉपिक का नाम आया है, कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कोहेरेंट सोर्स वाले टॉपिक को देख करके जाएंगे। तो यहाँ पर जो लाइट वेव है कोहेरेंट सोर्स से निकलेगा, और इसी को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जबकि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारा जो लाइट जो है, ये हमारा जो है वो दो स्लिट होता है, और यहाँ पर हमारा जो है वो स्क्रीन लगा हुआ रहता है, और स्क्रीन से यहाँ से जब लाइट जाता है तो हमारा जो स्क्रीन पर जो है वो बनता है ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, इसी तरह के बैंड बनते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डेरिवेशन नहीं किया है तो 16 दिन 16 मैराथन के लेक्चर में आप जाएंगे वेव ऑप्टिक्स वाले पार्ट में। तो वेव ऑप्टिक्स वाले पार्ट में आपको जो है वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का बिल्कुल ही आसान में डेरिवेशन मिल जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या देता है, वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट गिव्स विड्थ ऑफ फ्रिंज। यहाँ पर जो ब्राइट डार्क फ्रिंज बन रहा है, जो पैटर्न बन रहा है, इसी को हम लोग फ्रिंज कहते हैं। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के डेरिवेशन से हम लोग जो है इस ब्राइट डार्क फ्रिंज का, ब्राइट डार्क बैंड का मोटाई निकालते हैं, विड्थ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, विड्थ, जो आता है बीटा इज इक्वल टू लेमड़ा डी अपॉन में डी, जहां पर छोटा डी जो होता है वो दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस होता है, और कैपिटल डी जो होता है वो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस होता है। कंप्लीट डेरिवेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वेव ऑप्टिक्स वाले पार्ट को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा है बोल रहा है स्टेट एनी टू ऑब्जर्वेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट which cannot be explained by wave theory of light। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा दूसरा चैप्टर में है, किसमें है, डुअल नेचर ऑफ एंड मैटर में। और ये जो हमारा वेव थ्योरी जो है वो वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है। वेव ऑप्टिक्स से टोटल हमारे पास 2 सवाल मिल चुके हैं। तो बोल रहा है कि वेव थ्योरी में ऐसा क्या एक्सप्लेन नहीं किया गया उसके बारे में हम लोग को बताना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो है एक मेटल होता है, मेटल पर जो है वो लाइट गिरता है। क्या गिरता है, लाइट। और जब इस पर लाइट गिरता है तो यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं। कौन बाहर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो लाइट एनर्जी दे करके,
लाइट एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन निकालने के प्रोसेस को, इलेक्ट्रॉन निकालने के परिघटना को ही हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बोल रहा है कि देयर इज नो टाइम लैप्स, किसमें इंसिडेंट लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे लाइट पड़ेगा वैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लाइट के इंसिडेंट होने में, टकराने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में किसी भी तरह का कोई गैप होता नहीं है। वही बोल रहा है कि नो टाइम लैप्स बिटवीन इंसिडेंट, लाइट के टकराने में, इंसिडेंट लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या बोल रहा है कि देयर इज नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन, क्या बोल रहा है कि अगर हमारा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लाइट का जो मिनिमम, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो लाइट का कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए उसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और अगर उससे हमारा फ्रीक्वेंसी लाइट का कम है तो हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी कम है तो हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो ये जो दो बातें हैं वो वेव थ्योरी में नहीं मेंशन किए गए थे। कहां पर मेंशन किया गया है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, राइट टू पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए यहाँ पर लिख करके दिया हाइड्रोजन एटम, और अगर नहीं भी बोलेगा तो हम आपको बार बार बता दे रहे हैं कि हमारा जो बोहर का जो मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है, और किसी दूसरे एटम में अगर हमको लगाना है तो उसको मोनो एटॉमिक बनाना पड़ेगा। मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है मोनो इलेक्ट्रॉनिक बनाना पड़ेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो पहले हमें इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो दो पोस्टुलेट लिखना है तो हम कहेंगे, क्या बोलेंगे, देयर आर फॉलोइंग postulates of बोहर्स मॉडल। दो पोस्टुलेट्स लिखना है। पहले पोस्टुलेट्स में हम लोग क्या बोलेंगे कि जितना इसमें इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन था, मतलब एटम जो हमारा था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एटम हमारा इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल। कि देयर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू number of proton. So an atom is electrically neutral. ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? दूसरा पॉइंट बोलता है कि यहाँ पर जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है, क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन is integral multiple of h अपॉन में 2 पाई। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटता है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग L से डिनोट करते हैं, और L जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है h अपॉन में 2 पाई के। तो हम लोगों को दो पोस्टुलेट्स बोला था तो हमने दो पोस्टुलेट्स लिख दिया। अब नेक्स्ट सवाल जो है वो क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि डिफाइन मास डिफेक्ट हाउ इट इज रिलेटेड टू बाइंडिंग एनर्जी।
हम लोग को जो है वो मास डिफेक्ट निकालना है, और मास डिफेक्ट जो है वो किस तरीके से बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग जो है वो मास डिफेक्ट को समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक क्या है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का मास कितना होता है, हम जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो लगभग बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, और ये जो होता है वो 1.6 इंटू में 10 का पावर माइनस 27 kg, बोलो ये होता है। पर अभी इस डेटा को हम रहने देते हैं। हमारे पास एक प्रोटॉन था, एक न्यूट्रॉन था। अभी जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो हमारा है फ्री स्टेट में। कौन से स्टेट में है, फ्री स्टेट में। लेकिन हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो किसी भी एटम के कहां पर होता है, न्यूक्लियस में। और जब न्यूक्लियस में होगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हमारा होगा वो साथ में होगा, बिल्कुल साथ में होगा। तो इसी को कहते हैं कि ये जो हमारा होगा वो कंबाइन स्टेट में होगा। किस स्टेट में होगा, कंबाइन स्टेट में। यहाँ पर प्रोटॉन अलग न्यूट्रॉन अलग, लेकिन जब ये न्यूक्लियस में होगा किसी भी एटम के अंदर तो ये कंबाइन स्टेट में होगा, दोनों का दोनों जो है वो साथ में होगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर दोनों को वजन किया। जब हमने वजन किया तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आ गया हमारे पास 50 kg। लेकिन जब हमने इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यहाँ पर वजन किया तो यहाँ पर वजन जो आया है वो आया है 49 kg। मतलब कुछ कमी आ गया, कुछ डिफेक्ट दिखा। तो यही बोलता है कि जब हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फ्री स्टेट में है और जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन स्टेट में है तो दोनों के मास में कितना डिफेक्ट है, दोनों के मास में कितना कमी है, इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो क्या बोलते हैं मास डिफेक्ट, कि द डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस इन फ्री स्टेट एंड कंबाइन स्टेट, इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। अगला क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो दोनों बंधा हुआ है, तो उसको तोड़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, एक न्यूक्लियॉन्स को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, इसी को बोलते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, जरूरी है क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए, डिसइंटीग्रेट करने के लिए न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम एन एटम, इसी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, मास डिफेक्ट को जो है वो जनरली जो है वो हम लोग डेल्टा एम से डिनोट करते हैं, और हमारा जो बाइंडिंग एनर्जी है इसे डेल्टा ई से डिनोट करते हैं। और डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है डेल्टा एम और ये सी का स्क्वायर। आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, ई इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। यहाँ पर पूछा था कि हाउ इट इज रिलेटेड टू बाइंडिंग एनर्जी, तो हमारा जो बाइंडिंग एनर्जी है बराबर होता है मास डिफेक्ट इनटू में सी का स्क्वायर। तो ये हमारा सवाल जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है वो क्या है, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में जो है वो हम लोग को बताना है डिफरेंस। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पूरा सेमीकंडक्टर चैप्टर हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अंदाज में हम लोगों ने पढ़ा है। क्या देखा है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब क्या है, उसमें इम्प्योरिटी मिला होगा। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बराबर होता है प्योर प्लस में इम्प्योरिटी, और इसी प्योर को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक। तो जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर वाले में इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो हमको इम्प्योर सेमीकंडक्टर मिलता है, और इसी इम्प्योर सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आसान भाषा में समझो, ये जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये प्योर सेमीकंडक्टर है, और ये जो हमारा है वो क्या है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। फिर हमारे पास क्या बोल रहा है, डेफिनेशन है कि प्योर सेमीकंडक्टर को बोलते हैं इंट्रिंसिक, और जो हमको इम्प्योरिटी मिलाने के बाद मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक बराबर हो जाएगा प्योर प्लस में इम्प्योरिटी। इसका जो कंडक्टिविटी होता है वो क्या होता है, जीरो।
मतलब इंट्रिंसिक वाला जो है वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इसका कंडक्टिविटी 0 है। लेकिन इसका कंडक्टिविटी जो है वो 0 नहीं है, इसका कंडक्टिविटी होता है, इसीलिए हम लोग जो है वो यूज करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर को। आप लोग को 2 डेफिनेशन लिखना था, आपने बिल्कुल 2 डेफिनेशन लिख दिया, ज्यादा से ज्यादा ये तो 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स वाला में 2 काफी है। फिर भी अगर आप आगे भी लिखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं इसमें जो है वो किसी तरह का इम्प्योरिटी होता नहीं है, बोलेंगे इसमें जो है वो किसी तरह का इम्प्योरिटी होता नहीं है, देयर इज नो इम्प्योरिटी एटम। पर यहाँ पर जो है वो इम्प्योरिटी होता है, बोलेंगे देयर इज इम्प्योरिटी एटम like trivalent dopants and pentavalent dopant। यहाँ पर इम्प्योरिटी होते हैं, और इम्प्योरिटी जो होते हैं वो ट्राइवैलेंट डोपेंट्स और पेंटावैलेंट डोपेंट्स के रूप में होते हैं। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 3 रेजिस्टर जो है वो किसमें जुड़ा हुआ है, तो बोल रहा है आपका जो है वो सीरीज में जुड़ा हुआ है, और हमको जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के बताइए। क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला में हम लोग नहीं पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा जो भी हम लोग को कहानी है वो सारा जो है वो फिर से देख लेते हैं। तो बोल रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो हम लोग हेडिंग लगा देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा रेसिस्टर जो होता है वो किस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है, एंड टू एंड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो ध्यान दीजिएगा ये जो हमारा है वो पहला रजिस्टर हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, और ये जो हमारा है वो एक बैटरी से ज्वाइन हो जाएगा। बैटरी से ज्वाइन हो जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V। पहले का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का रेजिस्टेंस R2, तीसरे का रेजिस्टेंस R3। तो यहाँ पर जो है वो हमने क्या देखा, अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट हमारा B है, ये पॉइंट C है, और अगर ये पॉइंट D है, तो पॉइंट B पर पहले का दूसरा एंड खत्म हो रहा है, यहीं से दूसरे का पहला एंड शुरू हो रहा है। पॉइंट C पर हमने क्या देखा कि दूसरे का दूसरा एंड खत्म हो रहा है और तीसरे का पहला एंड शुरू हो रहा है। तो जहां से पहले का एंड खत्म होता है वहीं से दूसरे का शुरू होता है। तो सीरीज में जो हमारा है वो रजिस्टर कैसे जुड़ा हुआ रहता है, एंड टू एंड। तो वही हम डेफिनेशन में लिखेंगे कि 2 और मोर registers are said to be कह सकते हैं said to be connected in series combination if they are joined by end to end। अगर ये एंड टू एंड ज्वाइन रहेगा किसी को बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। अगला देखिएगा इसका प्रॉपर्टीज, इसमें प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़िएगा। प्रॉपर्टीज बोलता है, 2 प्रॉपर्टीज है, दोनों का दोनों आसान प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टीज बोलता है कि करंट इन ईच रेसिस्टर, प्रत्येक रेसिस्टर के पास जो हमारा करंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। करंट इन ईच रेसिस्टर इज सेम, प्रत्येक रेसिस्टर के पास करंट सेम होगा। दूसरा बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस
in each resistors are different पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो प्रत्येक का अलग अलग होगा और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो तीनों को जोड़ने के बाद मिलेगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों रेसिस्टर का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ देंगे तो हमको जो है वो क्या मिल जाएगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस। अब किसकी किसकी बात कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि अगर हमारा यहाँ से करंट फ्लो होगा तो करंट हमेशा फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जितना करंट हमारा पहले वाले के पास होगा उतना ही दूसरे और उतना ही तीसरे के पास होगा। लेकिन इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके लिए V1 लिखेंगे, इसके लिए V2 लिखेंगे और इसके लिए क्या लिखेंगे, V3 लिखेंगे। तो पहले के लिए V1 V2 और तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। बिल्कुल होगा। अब यहाँ पर जो V1 का जो वैल्यू होगा वो ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, V बराबर होता है I R। तो यहाँ पर जो हमारे पास I का जो वैल्यू होगा वो I ही रहेगा, लेकिन R का वैल्यू क्या हो जाएगा, R1। V2 इज इक्वल टू I और रेजिस्टेंस क्या है, R2। V3 इज इक्वल टू हमारे पास I और रेजिस्टेंस क्या है, R3। तो हमको V1 V2 और V3 का मिल गया है। तो हम बोलेंगे फॉर फर्स्ट रेजिस्टर, पहले रेजिस्टर के लिए हमारे पास क्या है, V1 इज इक्वल टू है IR1, इक्वेशन 2। फॉर सेकेंड रेजिस्टर, दूसरे रेजिस्टर के लिए हमारे पास क्या है, V2 इज इक्वल टू IR2, ये हमारा इक्वेशन 3। फिर हमारे पास फॉर थर्ड रेजिस्टर्स, तीसरे रेजिस्टर के लिए हमारे पास जो है वो V3 इज इक्वल टू क्या है, IR3, और ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 4। तो हम क्या करेंगे, V1 V2 और V3 का जो वैल्यू है वो ले करके पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को पुट करना है, तो चलिए पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा बाय यूजिंग, किसका किसका यूज कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, सभी इक्वेशन को हम लोग जो है वो अब यूज करेंगे। और यूज करने के बाद हम बोलेंगे कि हमारे पास I R इज इक्वल टू I1 R। अच्छा, करंट तो सेम है तो यहाँ पर I1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लिखेंगे IR1 IR2 और ये हो जाएगा IR3, क्या यही आएगा। फिर यहाँ पर हम बोलेंगे IR इज इक्वल टू I, तीनों में है तो I को हम ले सकते हैं कॉमन, तो I कॉमन हो जाएगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और जब यहाँ से I और I कट जाएगा तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये जो हमारा है वो किसके लिए है, सीरीज के लिए। तो 3 रजिस्टर के लिए बोलेगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जाम में हम बोल देंगे कि दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही इक्वेशन हम लोग को निकालना था जिससे हमको मिल सकता है पूरा 3 मार्क्स। आगे देखिएगा क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि हमारे पास ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी, व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटेंस एंड एनर्जी इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस। देखिए, अगर यहाँ पर बैटरी को रिमूव कर दिया जाता तो दूसरा केस बनता, लेकिन बैटरी को नहीं रिमूव किया गया है। बोला है कि बैटरी जो हमारा है वो कनेक्टेड है, और अगर बैटरी कनेक्टेड है तो हमारा जो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होगा और एनर्जी स्टोर का जो वैल्यू होगा वो दोनों का दोनों जो है वो इंक्रीज करेगा। कब इंक्रीज करेगा, जब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का हम क्या करेंगे, इंक्रीज। तो वही हमने लिखा है कि हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू और एनर्जी स्टोर जो है वो दोनों का दोनों क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है।
कब इंक्रीज कर रहा है? जब हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी क्या किया है? इंक्रीज किया है। अब यहाँ पर छोटा छोटा फॉर्मूला देख लेते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला होता है? तो एनर्जी इज इक्वल टू होता है CV² बाई में 2। इसी को आपके एग्जाम में लिख करके देता है 1/2 CV का स्क्वायर। तो किसी भी फॉर्मेट में दे आपको याद होना चाहिए। आगे देखिएगा, यहीं से हमारे पास जो है वो 3 फॉर्मूला टोटल निकलता है, 2 और फॉर्मूले निकलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो दोनों फॉर्मूला भी सीखें तो आपको जो है वो आपको 16 दिन 16 मैराथन का लेक्चर नंबर 2 देखना पड़ेगा, जहां पर हमने कैपेसिटेंस और कैपेसिटर को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और हर एक चीज को बारीकी से बताया है। तो आप लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट जो है वो लास्ट, अच्छा यही हमारे पास लास्ट सवाल था सेक्शन बी का। सेक्शन बी का जो लास्ट सवाल था वो हमारा था क्वेश्चन नंबर 41। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो 5 मार्क्स वाला जो टॉपिक बच जाता है वो अगले हम लोग लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए थैंक यू। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है।